नमस्कार, जनता मां के जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। लोकतंत्र की अवधारणा में यह बात सबसे जरूरी होती है और होनी भी चाहिए कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के लिए ही काम करे। आम जनता के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह नजर आ रहा है कि जनता को इन मूल मुद्दों से भटककर उसे गैर जरूरी चीजों में उलझाया जा रहा है। हिंदुस्तान में स्वतंत्रता के बाद ही समाजवादी परिकल्पना कायम हो गई है और इसके तहत ही तमाम सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किए गए हैं। इनके मूल में आम जनता और खासकर गरीब जनता को बेहतर सेवाएं और अन्य चीजें उपलब्ध कराने की सोच प्रमुख रही है। लेकिन इस समाजवादी ढांचे के साथ साथ पूंजीवादी ढांचा भी देश में विकसित होता रहा है। क्योंकि हर कार्य सरकार ही नहीं कर सकती, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्रों को छोड़कर बाकी चीजें निजी हाथों को सौंप गई थी, जिससे देश का संपूर्ण विकास होता रहे। एक तरफ देश में एलआईसी, बैंकिंग, एम्स, बीएसएम को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया, तो दूसरी तरफ अन्य तमाम सुविधाओं से जुड़ी चीजें बड़े बड़े उद्योग घरानों के हाथ में रही। संतुलन बरकरार रखते हुए देश का समग्र विकास करने की जो सोच आजादी के बाद के नेताओं में थी, उसी का नतीजा है कि आज देश के तमाम दूरस्थ क्षेत्रों में भी सड़कें, बिजली, पानी, फोन आदि चीजें उपलब्ध हो सकी है। पूंजीवाद सिर्फ और सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखकर कार्य करता है और वो है मुनाफा। यह मुनाफा किसी भी कीमत पर पूंजीपति को मिलना चाहिए, तभी वो किसी भी क्षेत्र या जगह में निवेश करता है। शुरुआत में तो लोगों को लगता है कि निजी कंपनियों से बेहतर कोई नहीं, लेकिन जब उनका किसी क्षेत्र में एकाधिकार हो जाता है तो वह अपना मुनाफा कमाने के लिए मनमानी कीमत वसूल करने लगते हैं और ऐसे में समाज के 10% अमीर लोग तो आसानी से उनकी कीमत चुका देते हैं, लेकिन बाकी की जनता को उसे वहन करना मुश्किल हो जाता है। देश इन दिनों निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है और इसको लेकर केंद्र सरकार की नीयत पर कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस का साफ कहना है कि केंद्र सरकार अपने कुछ हितों को फायदा पहुंचाने के लिए निजीकरण की तरफ आगे बढ़ रही है। खैर, इसको लेकर सरकार का दावा है कि इस योजना से देश की हाँफती कांपती अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस के अलग तर्क है। आज बात इसी मुद्दे को लेकर प्राइवेटाइजेशन पर प्रश्न को लेकर है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैं सब कुछ बेच दिया। जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। तो देश में बड़े बड़े राष्ट्रीय उपक्रम इसी के लिए स्थापित किए गए थे कि खुले बाजार में किसी का भी एकाधिकार न हो सके। जनता की गाढ़ी कमाई से पिछले 70 वर्षों में राष्ट्रीयकरण के रूप में बड़ी बड़ी परिसंपत्तियों की स्थापना हुई, जिनमें करोड़ों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। देश में किसी भी क्षेत्र में निजी कंपनियों का एकाधिकार न बने, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय परिसंपत्तियों का निर्माण भी किया गया था। कांग्रेस का कहना है कि परिसंपत्तियां आज देश का गौरव है और अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वहीं रेलवे देश की गरीब जनता के लिए एक भाग्य रेखा के समान है। इसका निजीकरण करने से जहां करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे, वहीं गरीब लोगों के लिए रेल सफर करना भी महंगा हो सकता है। बहरहाल विपक्ष के अपने आरोप हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष इस कदम को देश हित और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद बता रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या विकास की अवधारणा के लिए मोदी सरकार के पास निजीकरण ही एकमात्र विकल्प है। आज बात इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। अच्छे दिन। ये वो शब्द हैं जिसके जरिए भाजपा ने यूपीए सरकार को 2014 में उखाड़ फेंका था। देश में बढ़ती महंगाई पर काबू और अच्छे दिनों का दावा करने की बात कहने वाली मोदी सरकार को एक बार फिर से कांग्रेस ने निजीकरण को हथियार बनाकर घेरने की शुरुआत की है। मैं सब कुछ बेच दिया। तो जाने से पहले अपने गिरेबान में थोड़ा झांक लिया। तो ऐसे इनको बनाने में 70 साल लगे। 6 लाख करोड़ भारत की तिजोरी में आएगा
राहुल गांधी को इस बात से तकलीफ है और निजीकरण को देश के लिए हानिकारक बताकर कांग्रेस एक बार फिर से मुखर है। रेल बेच रहे हो, तेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये जो एसेट्स हैं इनको बनाने में 70 साल लगे और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने लाखों करोड़ रुपए अपना पैसा डाला है। ये पूरा का पूरा 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है। निजीकरण को लेकर विपक्ष पूर्व में कई बार सवाल खड़े करती रही है और कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। इसका उदाहरण मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है, जहां कांग्रेस ने सरकार की नाकामी और निजीकरण को लेकर हमला बोला। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? जैसे इनको पता चला तो 60 लाख करोड़ की संपत्तियां 6 लाख करोड़ में बेचने लगी। कि देश की जो प्रॉपर्टी है, जो हमारी रियल एस्टेट है, जो कि कांग्रेस के समय में बनी है, उसको कैसे बेच के, गिरवी रख के, दे के, लोन पर, लीज पर करके और वो पैसा आए। वहीं कांग्रेस ने नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम को लेकर सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि पिछले 70 साल में बनाई गई परिसंपत्तियों को बेचने के पीछे पैसा जुटाना एकमात्र मकसद नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से केवल परिसंपत्तियां ही नहीं बिकेंगी, इसमें कार्यरत कर्मचारियों समेत इससे जुड़े दूसरे स्टॉक होल्डर्स के हितों को लेकर विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए थी। 1.6 लाख करोड़ रुपए का 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवे शामिल, 1.5 लाख करोड़ रुपए का रेलवे की 400 स्टेशन, 150 ट्रेन, रेलवे ट्रैक और वुड शेड, 42,300 सर्किट किलोमीटर ऑफ पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क, पावर जनरेशन 6,000 मेगावाट, हाइड्रो सोलर विंड एसेट, नेशनल गैस पाइपलाइन 8,000 किलोमीटर, गैल की पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन 4,000 किलोमीटर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड HCL की पाइपलाइन, टेलीकॉम 2.86 लाख किलोमीटर ऑफ भारत नेट फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, BSNL एंड MTNL के टावर, वेयर हाउसिंग 29,000 करोड़, 210 लाख मैट्रिक टन फूड ग्रेन स्टोरेज, माइनिंग 160 कोल माइंस और 761 मिनरल ब्लॉक, 21,000 करोड़ के 25 एयरपोर्ट। देश चलाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए। पिछले कई दशकों से सरकार जितना खर्च करती है उतना टैक्स जमा कर नहीं पाती। अंतर की भरपाई होती है कर्ज लेकर, लेकिन कर्ज लेने की एक सीमा है, तो सरकार अपनी संपत्तियों को बेचकर पैसा जमा करती है। यही है निजीकरण। मोदी सरकार अब निजीकरण के लिए नया शब्द लेकर आई है, मोनेटाइजेशन। सरकार का लक्ष्य है कि इस तरह 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किए जाए। वहीं देश के हालातों पर निगाह डालें तो एक तरफ देश में बढ़ती महंगाई, तो दूसरी तरफ कोरोना काल ने कई लोगों को बेरोजगार कर दिया है। ऐसे में सरकार के निजीकरण की तरफ लगातार बढ़ता कदम कहीं ना कहीं लोगों की भी चिंता बढ़ा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार के पास निजीकरण के अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि निजीकरण पर रोक लगाई जा सके और देश में विकास की रफ्तार भी जारी रहे। भोपाल से सलमान खान की रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी व्यावसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं विकास बोंद्रिया जी। विकास जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी हैं, आपका भी स्वागत है। अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक मोदी जी, आपका भी स्वागत है। और रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी और शास्त्री डॉक्टर लखन चौधरी जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल शर्मा जी आपसे ही है, क्योंकि फिर पक्ष और विपक्ष की बात होने लगेगी, ऐसे में स्पष्ट टिप्पणी आपकी नहीं आ पाएगी, अर्थशास्त्रियों की बात नहीं आ पाएगी। लेकिन सबसे पहले एक मैं आपसे कह दूं, मेरी संजय उपाध्याय से बात हुई थी आपकी, आज बहुत व्यस्तता थी, उसके बाद भी आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। बस यही कहूंगा कि कुछ दूर आएंगे, कुछ पास आएंगे, कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं जो वादा जरूर निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज बहुत व्यस्तता के बाद भी हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। ये पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, लगातार हो रही है, एक तरफ सरकार का तर्क है अपनी तरफ कि इससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि कुछ निजी हाथों को जो
उनके पक्ष के हैं या पार्टी के पक्ष के हैं या व्यक्तिगत मित्र हैं, उनके लिए सब किया जा रहा है। आपने इतने दिनों में आप बहुत इसमें निश्चित तौर पर सोचा समझा होगा, क्या है वास्तविकता, क्या है ये? देखिए, जनता के बीच ये बात इसलिए जा रही है निगेटिविटी की तरफ, क्योंकि मोदी जी ने जब वो प्रधानमंत्री बने थे और जब नहीं बने थे तब भी मैं देश नहीं बिकने दूंगा, एक ही पॉइंट, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आप बेच रहे हैं मैं नहीं बिकने दूंगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और ये जो सारी चीजें आ रही हैं वो देश बिकने जैसी ही बातें हैं सब। तो इससे लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि ये जो व्यक्ति आज प्रधानमंत्री हमने बनाया है वो जो कहता है वो करता नहीं है। एक तो संदेश इस तरह का जा रहा है, तो उसमें बातें चल रही है। लेकिन एक दूसरी बात और भी है त्रिपाठी कि कोई भी प्रधानमंत्री यदि ऐसा निर्णय ले रहा है तो निश्चित रूप से इसके कुछ पहलू भी होंगे, कुछ कारण भी होंगे, कुछ की गहराई भी होगी। क्योंकि जब तक हम उस कुर्सी पर नहीं बैठते हैं, देश की तरफ नहीं देखते हैं, तो हमें वो बात समझ में नहीं आती है। लेकिन जो कुर्सी पर बैठा है उसकी समझ में कुछ आ रही है। एक तो पॉइंट ये भी हो सकता है, लेकिन जनता के बीच प्रारंभ से ही विपक्ष के जो हमले होते रहे हैं अडानी अंबानी और रामदेव बाबा और इन लोगों के ऊपर, कि इनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से और ये तेजी के साथ कैसे बढ़ रहे हैं। आप देखिए ना, पूंजी कितनी तेजी से बढ़ी है अडानी अंबानी की। तो उसको देखकर लोगों को लगता है कि जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा या अन्य पार्टियों के द्वारा कि ये देश में अडानी अंबानी को जो है उठा रहे हैं और इनका ही पूरा वर्चस्व कायम कर रहे हैं। एयरपोर्ट दिया अडानी को, अभी भी जहां भी आप देखेंगे अडानी और अंबानी का नाम बार बार आ रहा है। आप देखिए किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चला, उसमें भी अडानी का नाम आया। तो इस तरह जो एक माहौल बनाया गया है, हर व्यक्ति उस दृष्टिकोण से सोचता है कि आज बेच रहे हैं और दे रहे हैं उन्हीं को, अपने लोगों को। तो ये भी एक आरोप जो लगता है वो मोदी जी के ऊपर लग रहा है, इसका कोई भी स्पष्टीकरण कभी भी आज तक नहीं आया खुल करके। तो इसका साफ मतलब है, जैसे किसान आंदोलन के भी पहले से गोडाउन इतने बना लिए, अनाज का भंडारण करने की पूरी छूट दे दी, अब आपको चाहे जितना अनाज भंडार कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं है, कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, कोई इंस्पेक्टर नहीं आएगा आपके पास में। तो वो सारी जो छूट है वो किस लिए हो रही है, क्या कारण है उसका, क्या? और किसानों को अपने तीन मांगे हैं उनको भी नहीं देना। ये सारी चीजें जो है जनता के बीच में जब चलती है तो निगेटिव थिंक बनती है नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में। हाँ ठीक है, 370 ख के बारे में कुछ सपोर्ट है लोगों के मन में है, कुछ धार्मिक लोग हैं जो हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, राम मंदिर बनाया जाना महत्वपूर्ण। लेकिन ये दोनों मामलों से आम जनता का क्या हित हुआ है कोई समझ नहीं पाया कि भाई आम जनता को क्या लाभ मिला। आम जनता की तो महंगाई बढ़ गई, आम जनता का तो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, आम जनता के तो दाल के भाव बढ़ गए, तेल के भाव बढ़ गए, सिलेंडर एक महीने में 270 रुपए बढ़ गया। आम जनता तो ये देखता है ना कि आम जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा है, और जो कुछ भी हो रहा है किनके लिए हो रहा है, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह समाज के सामने खड़ा हो रहा है। और इसीलिए जो है इनके हर कदम जो उठ रहे हैं वो माना जा रहा है कि अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उठ रहे हैं। ये प्रश्न जो है बड़ा खड़ा हो रहा है। जी, मतलब साफ है कि जिस तरह से 2014 के पहले मोदी जी ने अपने भाषणों में ये कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, वो सब व्यर्थ हो गया। वही तो कह रहा हूँ, एक ही लाइन, देश नहीं बिकने दूंगा, तो उसके तो जस्ट अपोजिट हो रही है ना बातें। और आप देखिए, निजी में जब आप जाएंगे कोई भी काम लेके, आज तो कम से कम सेवा भाव से सरकार पे दबाव भी बनाया जाता है जनता के द्वारा कि भाई ये रेट मत बढ़ाइए आप। लेकिन निजी में जाएंगे तो नियंत्रण कौन करेगा? कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। एग्रीमेंट भी कुछ इस तरह के होंगे, लंबे एग्रीमेंट होंगे, लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए होंगे। तो जनता के पॉकेट से जाएगा ना, चाहे जितना मनमानी जो भी रेट चाहेंगे वो लेंगे। आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। उनके ऊपर क्या दबाव बनाएंगे? तो अब वो सेवा थोड़ी करेगा, वो तो व्यापार करेगा। और देखिए, मैं जहां तक समझ रहा हूँ, मोदी जी शायद एक सूत्र लेके चल रहे हैं। चाणक्य ने कहा था शासक को व्यापार नहीं करना चाहिए और छूट नहीं देनी चाहिए, सीधी बात। तो ये जो सब्सिडीज जो है ना सब चीजों में, मुझे लगता है धीरे धीरे करके सब खत्म करने की योजना है। और इस तरह से जो है सारी जितनी भी जो बोझ है, सरकार अपने ऊपर बोझ समझ रही है सार्वजनिक क्षेत्र को। हो सकता है कल बीएसपी भी बिक जाए, हो सकता है सेल बिक जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब जो बर्डन है उस बर्डन को पूरा साफ करके शायद उसमें से रास्ता खोजने का प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है कि शायद इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं और जो लागत हमको देनी पड़ती है मौके पे मौके,
वो हमको देनी न पड़े, घाटे में कोई रहे तो उसको हमको पैसा फिल न करना पड़े, तो ये सारी चीजें हम मुक्त हो जाएं और फिर हम कोई जनता की सेवा करें, ये सोच हो सकती है। क्या मालूम कैसे रास्ते उन्होंने तय किए हैं। बिल्कुल निश्चित विकास जी और मिथुन जी हम आपके पास आएंगे, लेकिन पहले हम अपने दोनों अर्थशास्त्रियों का भी तर्क क्या है, उनकी सोच क्या है, आप दोनों लोग सुन लें, फिर तो आप ही लोगों से बात करनी है। अभिषेक मोदी जी भी हमारे साथ है, एक मोदी जी हमारे साथ भी है। मोदी साहब, ये जो 1.5 लाख करोड़ जैसा कहा जा रहा है कि इतना आएगा, इससे हमारे इस देश में इस 1.5 लाख करोड़ ऊंट के मुंह में जीरा जैसे मुझे लग रहा है। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो अलग अलग पेट्रोलियम पाइपलाइन है, हाईवे है, रेलवे की बहुत सारी चीजें हैं, हमें पर जानकारी मिली कि भोपाल एयरपोर्ट भी उसमें है, जो एयरपोर्ट दिख रहे हैं, खेल प्रांगण है जो हमारा सरकारी जहाँ से ये अपने विवेक कुमार निकले हैं जिनको अभी बिल्कुल ब्रॉन्ज मेडल मिला है, वो उसी साई में ही खेलते, वो साई से जो खेले हैं, वो साई का भी सब मोनेटाइज, पैरा ओलंपिक में भी 2 लड़कियां निकली हैं, ये सब प्राइवेटाइजेशन हो, सब प्राइवेटाइजेशन। तो ये इससे ये क्या सोच हो सकती है, आप अर्थ विशेषज्ञ हैं, और इससे कितना पटरी पे आएगी हमारी अर्थव्यवस्था, और आने वाले समय में जो ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं उसमें क्या परिणाम होगा जनता के सामने। सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 3 तरह की इकोनॉमी होती है। एक होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, और एक होती है मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मतलब पूंजीवादी इकोनॉमी, जिसमें सारा कंट्रोल जो रहता है वो प्राइवेट लोगों का होता है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। हम अगर बात करें कि चाइना की इकोनॉमी है तो वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, जिसमें सारा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का है और प्राइवेट प्लेयर्स का कोई हाथ नहीं है। उसमें जो भी व्यक्ति रहेगा वो सरकार की जॉब पे रहेगा और सारा कंट्रोल सरकार का रहेगा। अगर मैं भारत की बात करूं तो मेरी इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, कुछ कैपिटलिस्टिक है और कुछ सोशलिस्टिक है। अब कुछ कैपिटलिस्टिक और कुछ सोशलिस्टिक होने के कारण प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो, सर मेरा शुरू से जो प्रॉब्लम रहा है मैनेजमेंट का, वो मिसमैनेजमेंट है हमारे वहां पर आज भी। अब डिसइन्वेस्टमेंट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर सरकार करती आती है अगर फंड्स की जरूरत होती है तो। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है सर, जो सरकार के पास में अपनी बनाई हुई इकाइयां होती है, उस इकाइयों को वो प्राइवेट लोगों को देती है ताकि वो अच्छे से सुचारू रूप से चला सके। परंतु यहाँ परेशानी जो घाटे की होती है नॉर्मली, बट अभी जो हमारी जो गवर्नमेंट अभी मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, जो मुनाफे वाली भी है उसको भी सर वो प्राइवेट हैंड्स में दे रही है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आपको प्राइवेट हैंड्स में देने में कोई इशू नहीं है, पर जिस हिसाब से शर्मा साहब ने कहा कि प्राइसिंग का कंट्रोल कहाँ है, सर मैं तो आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ, आप भी वाकिफ होंगे इस चीज को, बहुत ज्यादा बवाल मचा था भोपाल में ही कि इंडिया का सबसे पहला रेलवे स्टेशन प्राइवेटाइज किया गया था, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। आप मेरे को छोटी सी बात बताइए कि उस हबीबगंज रेलवे स्टेशन को जब प्राइवेटाइज किया था तो उसकी पार्किंग का पहले प्राइस क्या लगता था, 5 रुपया, 10 रुपया। आज की तारीख में अगर आपको गाड़ी पार्क करनी है तो 150 रुपया चार्ज देना पड़ता है, एंड नोबडी विल क्वेश्चन ऑन दैट। दैट्स व्हाट माय प्रॉब्लम इज कि भाई एक आम आदमी जो मिडिल क्लास है उसका क्या, गरीब को तो आप 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए में वो कर रहे हो कंपनसेट, जो आप अनाज दे देते हो, योजना चला देते हो, जो दूसरी आप व्यवस्था है उनके लिए कर रहे हो, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काम भी नहीं करता है। मतलब इवन तो सर मेरी ऑफिस में बोलूं कि एक अच्छा स्टाफ चाहिए तो वो नहीं मिल रहा मेरे को, क्यों? वो बोलता है कि मेरे को सरकार से योजना मिल रही है, मैं क्या करूंगा आपके ऑफिस आके, बात खत्म हो जाती है। अमीर जो जॉब करना नहीं चाहता, उसको इस तरह की फैसिलिटी मिल रही है, जो 10 रुपए की चीज अगर उसमें 150 रुपए अर्न कर रहा है, वो उसको 140 रुपए का शुद्ध मुनाफा वैसे ही हो रहा है, तो वो क्यों आगे और काम करेगा? तो उसके लिए तो प्रॉफिटेबल है सब। आज मैं ये बात करूं तो सर आप एक छोटी सी बात बताइए कि जो ये एयरपोर्ट्स अडानी अंबानी को दिया जा रहा है, मैं उसके लिए भी सर नॉन फेवर में नहीं हूं, मैं बोलता हूं दीजिए। अडानी अंबानी को अकेले को नहीं दिया जा रहा है सर, अडानी अंबानी के साथ में 100 लोग और आते हैं, पर कोई बिडिंग नहीं कर पाता क्योंकि उतनी कैपिटल एपिटाइट ही नहीं है किसी का कि वो आके बिडिंग कर ले, तो अल्टीमेटली वही लोग ले जाते हैं क्योंकि उसका टिकट साइज इतना बड़ा होता है कि वो दूसरे की मतलब अधिकार क्षेत्र में नहीं होता। आज मैं आपसे बोलूं कि 1 लाख करोड़ की बिडिंग करनी है तो आप में क्या सर, हम जैसे 50,000 लोग भी इकट्ठे कर लेंगे तो भी नहीं लगा सकते, तो वही लोग आगे बढ़ के और इसको ले लेते हैं। वो मतलब उसका संरचना ही इस तरह से होता है कि वो बिडिंग में वही लोग पार्ट कर पाते हैं। तो अब चूंकि अडानी अंबानी ने एयरपोर्ट ले लिया, अब आप ये बताइए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ सर, मुंबई एयरपोर्ट या अहमदाबाद एयरपोर्ट जब हम पहले जाया करते थे तो वहां पर
जो व्यवस्थाएं थी, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो करती थी, उससे व्यवस्थाएं वाकई में बहुत अच्छी हो गई है। परंतु सर कॉस्टिंग जो पहले 30 रुपए हुआ करती थी वो 150 रुपए हो गई है। फिर एक तर्क आएगा कि एयरपोर्ट पे जाने वाला व्यक्ति तो आम आदमी होगा नहीं, भाई उसके पास पैसा है जब तो वो जा रहा है। तो मान गए कि पैसा है वो जा रहा है, उसको देना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, परंतु उसको सुविधाएं उस हिसाब से मिल रही है क्या सर? क्या मेरे पास प्लेटफॉर्म है उस तरह का? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से है? जो गवर्नमेंट की सोच है कि मैं मेरी इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को अमेरिकन इकोनॉमी के बराबर लेके आऊं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लेके चले जाए, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो मिसमैनेजमेंट जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूं वो हमारी सरकार में दिखता है। ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं किसी भी चीज के, पर उसके पीछे का जो तर्क है वो नहीं ला पाते। आप बताइए कि इनकम टैक्स की वेबसाइट को उन्होंने चेंज कर दिया, 4200 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया इन्फोसिस के लिए। गवर्नमेंट में निर्मला सीतारमण जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है, वो खुद इन्फोसिस के हेड को बोलती है कि काइंडली लुक इट आफ्टर फॉर द कि ये आपकी परेशानियां इसको दूर करिए 15 सितंबर तक, लास्ट डेट है 30 सितंबर। आम आदमी को समय नहीं दिया जाएगा, परंतु जो वेंडर है उसको समय दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्यों नहीं हम बोलते कि कोरोना का टाइम है, 31 मार्च तक का समय आपके पास, आप करिए, क्या इशू है? कोई देश छोड़ के तो नहीं भाग जाएगा आदमी। सर वो 8% लोग हैं जो टैक्स भर रहे हैं और उसी के दम पर पूरा देश चल रहा है। अब आप फंड मोनेटाइज करते चले जाएंगे तो कहीं तो रुकेंगे। ये जो आपने मेरे को लिस्ट बताई है, इसको मोनेटाइज कर लीजिए, प्राइवेट हैंड्स में दे दीजिए। प्राइस का कोई कंट्रोल नहीं है। जो शर्मा साहब ने बोला ना सर, कुछ भी प्राइस होगा और जिनको यूज करना है उसको यूज करना पड़ेगा। चौधरी साहब, निश्चित तौर पे जो बात आ रही है, चाहे शर्मा जी बोल रहे हो, चाहे मोदी जी बोल रहे हो, ले देकर जो मिडिल क्लास है उसके आने वाले समय में ये निजीकरण जो हो रहा है उसको सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है परेशानी होगी। हालांकि गरीब वर्ग को भी परेशानी होगी, बीपीएल कार्ड धारक भी होंगे, उनको भी परेशानी होगी। ऐसा नहीं कि खाना मुफ्त मिल गया है तो बाकी भी बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या लग रहा है आपको इस निजीकरण के रास्ते जो हम चल रहे हैं, हालांकि पूरी तरह से नहीं चल रहे हैं, लेकिन जितना भी चल रहे हैं उसके परिणाम आने वाले समय में क्या होंगे? बिल्कुल त्रिपाठी साहब, मैं शर्मा जी की और मोदी जी की बात को आगे ले जाते हुए यही कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार के नाम पर, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के नाम पर जिस तरह से निजीकरण, चौतरफा निजीकरण कर रही है, वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है देश के लिए। और शर्मा जी ने और मोदी साहब ने जो बहुत सारी बातों को सामने लाया है, और इसी में आगे हम चर्चा करते हैं कि बिल्कुल सही आपने कहा कि सबसे अधिक इसकी जो मार पड़ रही है वो मिडिल क्लास पर पड़ रही है जी। आज देखिए कि देश की जो 2/3 से अधिक, जिसको हम कहते हैं कि 65 से 70 जो % पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो मिडिल क्लास में आती है। और ये जो हमारे देश की जनसंख्या के हिसाब से उसको यदि हम लगाएं तो ये 90-95 करोड़ जो है बैठती है। तो आप देश के 90-95 करोड़ लोगों के ऊपर जिस तरह का निजीकरण के नाम पर बोझ डाल रहे हैं, निजीकरण के नाम पर जिस तरह का भार डाल रहे हैं, ये उस भार को, उस बोझ को सहने की क्षमता भी हमारी मिडिल क्लास में नहीं है। मोदी जी की दिक्कत क्या है, जैसे कि शुरू में आपने भी भूमिका में बताया था कि पूरी दुनिया घूम कर आने के बाद इनको लगता है कि भारत को अमेरिका और यूरोप जैसे बनाया जाए या बनाया जाना चाहिए। लेकिन ये कतई संभव नहीं है कि भारत को अमेरिका, यूरोप और जितने भी विकसित पूंजीवादी देश है उसकी तरह आप बना सके। हम किसी भी स्तर पर वहां से हमारे देश की तुलना कर ही नहीं सकते। हमारी देश की जनसंख्या आज 138-40 करोड़ के आसपास है और हम अमेरिका की तुलना में 4 गुनी से अधिक हमारी जनसंख्या है, यूरोप से 2 गुनी से अधिक हमारी पॉपुलेशन है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम निजीकरण के नाम पर ये जो मिडिल क्लास है उस पर जो है सारा का सारा बोझ अर्थव्यवस्था का, चाहे कोरोना से लेकर या सरकार चलाने से लेकर या प्रशासनिक जो अक्षमता है, सारा मिसमैनेजमेंट है, इन सारे चीजों का बोझ आज किस पर डाल रही है सरकार? मिडिल क्लास पर डाल रही है। जैसे कि शर्मा जी और मोदी जी कह रहे थे कि सारे चीज का, भाई पार्किंग का 20 रुपया 25 रुपया जो रेट था, 200, 250,
300, कई जगह तो ये सुनने में आ रहा है 400 रेट हो गया। फ्लाइट की टिकट किस तरह से बढ़ रही है, रेलवे के टिकट किस तरह से बढ़ गए। कोरोना काल में उसी रेल को जो है देखिए स्पेशल रेल के नाम से चलाया जा रहा है और टिकटें किस तरह बढ़ा दी गई। अभी जो है बसों की टिकटें बढ़ रही, हर चीज पेट्रोल डीजल से। भाई सरकार को कितना पैसा चाहिए? 5 लाख करोड़ रुपया तो एक ही साल में आपने पेट्रोल डीजल से वसूल कर लिया। तो आप 6 लाख करोड़ रुपए देश के सारे जो नवरत्न है सार्वजनिक उपक्रम उसको बेच के आप इकट्ठा करना चाहते हैं, वो भी 4 साल में। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है पहले आई थी तो उसका नारा था कि मेकिंग इंडिया, और अब सरकार सेलिंग इंडिया में बदल गई है, सब कुछ बेचना चाहती है। और सब कुछ बेचने के बाद इसका सब कुछ का जो बोझ है वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि हमारे मिडिल क्लास पर, जो 90 से 95 करोड़ जो मिडिल क्लास है उस पर पड़ रहा है। मिडिल क्लास आज जीने लायक नहीं रह गया और न ही जो है वो मर सकता है। तो ऐसे स्थिति में लाकर जो है उसको छोड़ दिया गया। कोरोना की आड़ में महंगाई को इस कदर बढ़ा दी गई, बेरोजगारी, आर्थिक बदहाली, आज देखिए अर्थव्यवस्था की क्या हालत है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सरकार जिस रास्ते पर भी जा रही है ये रास्ता ठीक नहीं है। बिल्कुल अभी भी इस पर जो है विचार करने की जरूरत है और इस पर रोक लगाने की जरूरत है। यदि ये इसी तरह चलता रहा तो आने वाले दिनों में निश्चित मान के चलिए कि देश का जो मिडिल क्लास है वो अंधाधुंध सुसाइड करेगा और मरेगा। जी निश्चित तौर पर आपको ही उत्तर देना है विकास जी। आरोप भी सुन लीजिए, अभी तो थी जितने जो भी टिप्पणियां आई सब तटस्थ थी। उत्तर वक्त दे दीजिए। हाँ, ये सारी टिप्पणी तटस्थ थी, किसी भी पार्टी से नहीं थी। मेरा मतलब जो शंकाएं हैं उनको मैं त्रुटि सुधार कर दूं। बिल्कुल, चौधरी साहब को सही फैक्ट बता दूंगा। अब आरोप सुन लीजिए। अभी बात मिथुन जी, आरोप क्या है सुना दीजिए थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ गई हैं। बहुत संक्षेप में आरोप सुना दीजिए, फिर उत्तर ले लेंगे, फिर आप लोगों के बीच में तर्क भी होगा, कुतर्क भी होगा, वितर्क भी होगा। संक्षेप से शुरू करता हूं त्रिपाठी साहब। कई सारी पीढ़ियां होती हैं इंसानों की, और कुछ पीढ़ियां ऐसी होती हैं जो अपनी पिछली पीढ़ी की बनाई हुई संपत्ति, जमीन, उनके एसेट्स को बेच देती हैं और अपनी विलासिता के सामान खरीदती हैं और फिर कहती हैं साहब हमारी पिछली पीढ़ियों ने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसी तरीके की निकम्मी एक सरकार है जो खुद कुछ नहीं बना पाए और पिछली पीढ़ियों का बेच रहे हैं। ये जो आपने आंकड़े बताए, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि यदि इन 6 लाख करोड़ की जो आप संपत्ति बेच रहे हैं, मान लीजिए 4 साल में, और ये मान लीजिए इसमें 1 लाख नौकरी होती तो इसमें से 50,000 आरक्षित वर्ग को मिलती और 50,000 गैर आरक्षित वर्ग को मिलती, तो एक बड़ा गरीब और मिडिल क्लास फिर उठ खड़ा होता, जो कि आज नीचे जा रहा है। दूसरी बात ये कि ये डिसइन्वेस्टमेंट जो है ये अगले 30 साल के लिए कम से कम किया जा रहा है। मतलब अगली जो 6 सरकारें आएंगी उनको इन एसेट्स का लाभ नहीं मिल पाएगा, तो वो आकर के फिर से कुछ नया बनाए, इनको जब मिलेगा फिर ये नया बेच देंगे जो पुराना बनाया हुआ है। तीसरी बात ये कि ये आपकी सरकार की अक्षमता को भी सामने रखती है कि आप जो बात कहते थे कि हम लोग देश को नहीं बिकने देंगे, आपने सड़क बेच दी, आपने एयरपोर्ट्स बेच दी, आपने बंदरगाह बेच दिया, आपने कोल बेच दिया, आपने बिजली बेच दी, आपने एयरवेज बेच दी, तो देश नहीं बिकने दूंगा बोलने वाले आप ये तो बचाइए, आप इस देश में बिकने के लिए बचा क्या है? आपकी अक्षमता थी कि यदि कोई ऐसा सिस्टम है कि जनता को प्रॉपर डिलीवरी नहीं मिल पा रही थी, सरकारी कर्मचारी अगर ठीक से काम नहीं कर रहे थे, तो आपको उस सिस्टम को सुधारना था। आप इसी नाम पे आए थे, आप इसी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे आए थे कि हम लोग अच्छे दिन आएंगे, जनता को बेहतर सर्विसेज देंगे, सरकारी जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो ठीक से काम करेंगे। और अगर वो काम करेंगे, प्राइवेट आप इसलिए दे रहे हैं ना, प्राइवेट आदमी भी इनसे पैसा कमाएगा, जनता से पैसा लेगा और वो कमाएगा, और अपने अधिकारियों के बीच वो भ्रष्टाचार को कम करेगा ताकि इन चीजों से वो प्रॉफिट कमा सके। दूसरी बात ये, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी सरकारें कहती हैं कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार का काम लोक कल्याण का होता। अगर बीएसएनएल घाटे में चल रहा था तो लाखों लोगों को, कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह मिल रही थी, लाखों कर्मचारियों का घर उससे चल रहा था। एक हमारे पास भी सिस्टम था कि मोनोपोली अगर किसी सिस्टम की हो तो मोनोपोली खत्म हो रही थी। बीएसएनएल खत्म हो जाए, 35 रुपए में 6 महीने एक सिम चला के दिखा दीजिए आप, मैं चलाता हूं दूसरा नंबर, 35 रुपए का रिचार्ज करिए। आगे आने वाले समय में जैसे आइडिया और वोडाफोन 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन पर कर्जा है, आगे आने वाले समय में इसके विलय के बाद केवल 2 ही कंपनियां बचेंगी और हो सकता है भविष्य में केवल एक ही कंपनी बचे। फिर वो जो रेट बोलेगी या तो आप उस सुविधा को लीजिए चाहे मत लीजिए, वो तो अपने ही रेट पे देगी। तो ये जो मोनोपोली सिस्टम आप लोग ला रहे हैं, ये देश के लिए विनाशक आप लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं। आपको चाहिए था कि सिस्टम को आप सुधारते, आपने हार मान ली कि इस सिस्टम को हम नहीं सुधार सकते। और ये जो प्रधानमंत्री जी कहते 6 लाख करोड़ रुपए आपने किया ना, पिछले 3 साल से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम हर साल 100 लाख करोड़ का निवेश करेंगे।
100 लाख करोड़ का आप लोग निवेश अगर 3 साल से कर रहे हैं तो 300 लाख करोड़ रुपए का अब तक निवेश आ जाना था, हम जापान के बराबर खड़े हो जाते इन्वेस्टमेंट के मामले में, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि आप लोगों ने केवल लफ्ज़ी, आपकी तरफ से जवाब आता है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम लोग जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, हम लोग 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, 80 करोड़, बिल्कुल संक्षेप में खत्म कर रहा हूं त्रिपाठी साहब, हम लोग 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, हम लोग किसानों के खाते में पैसा डाल रहे हैं, किसानों के खाते का पैसा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से आता है, 80 करोड़ लोगों का राशन जो है उसकी मिनिस्ट्री से आता है। कोरोना में आपने कहा एक तो स्वास्थ्य मंत्रालय से उसका बजट आना था, उसके अलावा आपने पीएम केयर्स फंड आपने एक अलग से बना लिया, उससे भी उसका पैसा आया। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहते हैं कि साहब 16,000 करोड़ रुपए हम लोग के पास नहीं है कि जनता को हम लोग कोरोना से मरने पर मुआवजा दे सके, और 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 8,000 करोड़ रुपए के एयरप्लेन हमारे मोदी जी ने खड़े हैं, अपनी विलासिता के सामान खरीद रहे हैं आप अपने पुरखों की संपत्ति को बेचकर, और कह रहे हैं कि इन लोगों ने कुछ किया। आपको शर्म आनी चाहिए ये कहते समय, बिल्कुल अंतिम 10 सेकंड त्रिपाठी जी, आपको शर्म आनी चाहिए ये बात कहते समय कि हमारी पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। जनता को चाहिए एक गिनती गिन ले कि ये क्या क्या बेच रहे हैं, सब पिछली सरकारें बना के गई हैं, इन्होंने अपना कुछ नहीं बनाया। जी मोदी विकास जी, हम कोई सवाल नहीं करेंगे, सवाल आपके पास सब तरफ से आ गए हैं, शर्मा जी की तरफ से आ गए, मोदी जी की तरफ से आ गए, चौधरी साहब की तरफ से आ गए, ये तो आरोप है, ये खारिज कर दीजिए इनको। देखिए, या तो आरोप है या भ्रम की स्थिति है, तो मैं दोनों को ही यूं कहूं कि करेक्शन कर देता हूं। 1.5 लाख करोड़ एक साल में क्या है केंद्र सरकार, 1.5 लाख करोड़, 4 साल में 6 लाख, यानी एक साल में 1.5 लाख करोड़, 35 लाख करोड़ के बजट में। जी मैं अकेला बोलूंगा तो जी बिल्कुल भी दूर हो जाएगा, जी आशंका कुशंका होगी तो रखिएगा, मैं उसे भी क्लियरिफाई करूंगा। देखिए, नंबर 1, देश की एक भी असेट को बेचने का प्रोग्राम गत हफ्ते जारी की गई मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम में नहीं बताया गया, एक भी असेट को बेचने का। देखिए, जो हमने डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम बनाया था 2016 में बनाया था, वो जारी है। एक सवाल करूं, एक 2016 में बनाया था। नहीं, जो आपने शब्द बोला है, आप, हमारी अंग्रेजी बिल्कुल खराब है, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। ये जो मोनेटाइजेशन है, इसको मैंने बहुत ढूंढा कि इसका हिंदी क्या शब्द होगा, आप बता दीजिए, शायद हमें हमारे कुछ नॉलेज में आ जाए। नहीं, इसका हिंदी शब्द क्या है? आपका मेरा एक मकान है जी, आधे में, इसका एक शब्द क्या होगा जैसे किसी का? अब मैंने भी हिंदी मतलब भागीरथ डिक्शनरी नहीं देखी, मैं तो जो तौर तरीका है वो बताता हूँ। हम क्या चाहते हैं, हम मोनेटाइज कर रहे हैं, अपने असेट्स को बेहतर एफिशिएंटली उपयोग करना। शर्मा जी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपने असेट्स को बेहतर ध्यान देना। नहीं, ये आप परिभाषित कर रहे हैं उसको, हमारा जैसे दिस माने या दैट माने हुआ है, उसी तरह मोनेटाइजेशन मतलब क्या होता है? मुझे नहीं मालूम है कि नहीं है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी हर साल 200-400 शब्द नए जुड़ते हैं। चलिए ठीक है, आप ले आए, जोड़ दिया। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी हम मोनेटाइज कर रहे हैं। मोनेटाइज से मतलब है कि असेट का बेहतर उपयोग करना। एक सामान्य उदाहरण रख देता हूँ मैं, आपका मेरा एक मकान है, आधे हिस्से में हम रहते हैं, खाली है, 1 मिनट को, अगर हम उसका कुछ पार्ट किराए पे दे दें, लीज पे दे दें, उससे हमारी आमदनी हो जाए, उससे मकान का मेंटेनेंस हो जाए, उससे हम जिस सोसाइटी में, जिस हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे हैं, उसके ड्यूज को भी ज्यादा अच्छे से पेमेंट करके आसपास के माहौल को भी उम्दा बनाने में सहयोग कर सकें, अगर हम अपनी संपत्तियों का, परिसंपत्तियों का इस ढंग से उपयोग कर रहे हैं जिससे हमारी व्यवस्था भी और हमारी न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि हमारे आसपास की जो मूलभूत संरचना है उसमें भी उन्नयन होगा, तो क्या खराबी है बताइए आप? इसमें कहां बेचने का कोई रोल आ गया? कहां से भ्रम पैदा हो रहा है? कांग्रेस क्यों ऐसा करना चाह रही है? कुछ विपक्ष के हमारे साथी क्यों करना चाह रहे हैं? पता नहीं ऐसा क्यों है। जी, मोदी जी कुछ कहना चाहते हैं? विकास जी की बातों से सहमत हूँ कि मेरा घर है, आधा खाली है, मैंने उसको मोनेटाइज, नहीं सर, आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, मैंने सिर्फ अपनी बात रखी कि मेरा घर है, खाली है, आधा खाली है, पूरा खाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आधा खाली है, पूरा खाली है, मैंने उसको किसी को दे दिया बेहतर व्यवस्था के लिए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है सर उसमें। परंतु अगर मेरा घर है, ऑलरेडी किराए पे दिया हुआ है, उससे पैसा आ रहा है, और सर सुनिए मेरी बात, कि उससे ऑलरेडी पैसा आ रहा है, परंतु वो जो पैसा आ रहा है वो सर अपने घर के बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं जिनको पता है कि अपनी माली हालत अच्छी नहीं है, तो बोले बेटा कोई बात नहीं, तू किराया नहीं दे पा रहा है ना, तो 10 का 8 दे दे, पर तू अपनी व्यवस्था अच्छी कर ले। ये तो सर व्यापारी वाली बात हो गई
कि मेरे को तो पैसा चाहिए, तू यहाँ से बाहर निकल, कोई दूसरा आ रहा है जो मेरे को 100 रुपए दे रहा है, तो मैं तेरा भी घर बर्बाद करूंगा और मैं आने वाले 4 लोगों का भी घर बर्बाद करूंगा। नहीं सर, एक मिनट मिथुन जी, शर्मा जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं विकास जी। शर्मा जी। नहीं, मैं सहमति व्यक्त कर रहा हूँ इनसे, जो इन्होंने कहा कि भाई हमारे तो आमदनी आ रही है, खाली तो है ही नहीं, और मुनाफा आ रहा है। मुनाफा आने वाली कंपनियों को लीज पे देने का अर्थ क्या है, ये तो समझ में नहीं आ रहा ना किसी को। जनता को आपको समझाना पड़ेगा कि जो मुनाफे की, चलिए घाटे की कंपनी आप बेच दीजिए, मत दीजिए लीज पे, बेच दीजिए, लेकिन जो मुनाफे की कंपनियां हैं उनको आप लीज पे क्यों दे रहे हैं, इसका प्रश्न तो जवाब देना पड़ेगा ना समाज को। यदि 30 साल के लिए, यदि 30 साल के लिए किराएदार को किराए पर दे दे, यदि 30 साल, त्रिपाठी साहब 10 सेकंड यदि दे दें, यदि 30 साल के लिए किराएदार को किराए पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, तो मेरी आने वाली पीढ़ियां कहाँ रहेंगी? नहीं निकाल पाएंगे। ये होता था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, गवर्नेंस नाम की चीज नहीं थी। तब मोदी जी को बोलना पड़ा कि हमें देश को बचाना है, देश को बिगड़ने नहीं देना, क्योंकि आप तो गवर्नेंस ही बेच दे रहे थे विदेशी शक्तियों के हाथों में, वर्ल्ड बैंक के नाम पे आप सब कुछ छोड़ दे रहे थे। देखिए, अब मुझे समअप कर लेने दीजिए। जो विभिन्न बातें आई है, मैं समझता हूँ कि उनको बहुत आसानी से उस कंफ्यूजन को दूर किया जा सकता है। आरोपों को, अब जो लोग आरोप लगाने वाले वो तो लगाते रहेंगे, उनको समझाया नहीं जा सकता। देखिए, बाबूलाल जी ने एक अच्छी बात रखी कि अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने का प्रयास इस मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम से नहीं है साहब। मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम का तो एक ही मकसद है कि अगर हमने एक मकान को जैसे ठीक ठाक उसका उपभोग करके हमने अगर पैसा इकट्ठा कर लिया, तो उस पैसे से हम बाहरी कॉलोनी की अधोसंरचना भी बेहतर कर लें और एक मकान और बनाने का प्रयास कर लें। मतलब हमारी जो आधारभूत संरचना है हम उसमें बेहतर विस्तार कर लें। देखिए, दूसरी बातें एक और आई। नहीं, आप ये बता रहे हैं ये लीज कितने दिन के लिए दे रहे हैं? देखिए, हर मामले 99 साल के लिए। त्रिपाठी साहब एक मिनट 30 से 50 हर मामले में अलग अलग होगी, वो भी शासन निर्धारित करेगा और उसको उन्नत रूप में उपभोग करने वाली, संचालन करने वाली कंपनी हो, ट्रस्ट हो, कोई भी बॉडी हो, वो क्या फीसेस चार्ज करेगी वो भी बेहतर निर्धारित होगा। एक बार प्रश्न आ रहा था यहाँ पे, अरे होगा नहीं होगा, सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे आप नहीं बीच में बार बोलिए, आपने इतना लंबा बोला, मैं बोला क्या बीच में? आपने स्टेशन की पार्किंग और एयरपोर्ट की लॉन्च फीस सब बोल दी। अब मुझे समझा तो लेने दीजिए, आप कहाँ पे भ्रमित। अब संक्षेप कैसे होगा साहब? मुझे 5 लोगों के शंकाओं का, आरोपों का जवाब देना है सबका। तो मैं बता रहा हूँ। चलिए, हबीबगंज स्टेशन बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खड़ा हुआ। नंबर 1 बात, कांग्रेस को बोलने का हक इसलिए नहीं है कि 2008 में इस मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार ने, जो कि कांग्रेस नेतृत्व वाली थी, उसने 2008 में नई दिल्ली स्टेशन के इसी ढंग के उपयोग और फंड्स एकत्रित करने का प्रयास किया था, लेकिन वो फेल हो गए। मुझे नहीं मालूम कि गवर्नमेंट पे लोगों का विश्वास था या नहीं। फिर भी आप देखेंगे निजामुद्दीन पे क्रोमोसोम करके एक रेस्टोरेंट टब बना था, वो एक उसका छोटा सा उदाहरण है। आपका एक कोलगेट हो गया था, 2G घोटाला हो गया था, ये सब क्या पलते थी? तब ये घोटाले में एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई। आप झूठ बोलना बंद करिए। आप जवाब दे दीजिए, कांग्रेस पर जब आप बोलेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। आप अपनी बात बोल दीजिए। अच्छा चलिए, सजा हुई नहीं हुई, 2G घोटाले में किसको सजा हुई है ये बात करिए। घोटाले की बात आ रही है ना सर, ये घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आपने बताया 30 से 50 साल के लिए क्यों बेचा? अच्छा, कोल की खदानों के साथ आप क्या व्यवहार करना चाह रहे थे? जो भी किया था उसमें भ्रष्टाचार था क्या? अरे मिथुन जी, आप भटक रहे हो, आपको भटका रहे हो। और 30 से 50 साल, 30 से 50 साल से आप क्यों बेच रहे हैं कोयले की खदानों को, ये बता दीजिए। 30 से 50 साल के लिए दे रहे हैं ना, किराए पर दे रहे हैं। 30 से 50 साल मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, आप तो रहेंगे खैर, लेकिन हम लोग देख नहीं पाएंगे कि उसके बाद क्या होता है। लीज को फिर आप एक्सटेंड कर देंगे, आपकी जो अगली पीढ़ियों की कभी अगर सरकार आएगी। बात यहाँ निजीकरण की जो कंपनियों के बेच रहे हैं वो आपको भ्रष्टाचार मिलेगा और आप जा रहे हैं। कोल की बात कर रहा हूँ, कोल माइंस भी इन्होंने दे दिए 30-50 ये उत्तर नहीं मिलना है जो हम उनसे जवाब ले लीजिए। सरकार को फायदा क्या होना है, ठीक है, और मिडिल क्लास ये जनता किस तरह पिसेगी, मैं वो उत्तर लेना चाह रहा हूँ। वो आपको भटका रहे हैं, आप भटका रहे हैं। मैं बिल्कुल भटकाने का प्रयास नहीं कर रहा। मैं तो प्रतिपक्ष को ये बता रहा हूँ कि जब वो सरकार में थे तो मनमोहन सिंह जी
जो कि अर्थशास्त्री कहलाते हैं और हम सम्मान की दृष्टि से उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखते हैं, उन्होंने खुद भी इस ढंग की तस्वीर बनाने का प्रयास किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो उसमें फेल्यूर हो गए। देखिए हमारे यहाँ की इकोनॉमी, हमारे यहाँ के भाई नहीं कर पाए थे ना, कोल माइंस को वो नहीं आवंटन कर पाए थे पारदर्शी रूप में। ये आप ये जो उसका हाईवे नहीं कर रहे त्रिपाठी साहब, कोई हाईवे नहीं, आपको जवाब दूंगा। हाँ दीजिएगा, रिजर्व रखिए आपका जब। देखिए त्रिपाठी साहब, कोई हाईवे नहीं बेच रहा है इस देश में पिछले 7 सालों में 60-70 साल में जितने भी हाईवे बने थे, उसके हाईवे की लेंथ 1.5 गुना हो गई सर, 1.5 गुना। वो किस में हुआ? 7 साल में हुआ, जब हमने काम किया इस धरती के ऊपर, तब हम बात कर रहे हैं। अर्बन सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इन्वेस्टमेंट रहा हमारा 7 सालों में, कांग्रेस यूपीए सरकार के 10 सालों के 7 गुना हो गया। तो हमने तो बनाई चीजों को, हम ये बता रहे, ये जो 1.6 लाख करोड़ रुपए का 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवे शामिल है, जिसका आप क्या बोला आपने, कौन सा शब्द? मोनेटाइजेशन, जिसका हिंदी शब्द नहीं ढूंढ पाए, हम आज दिन भर ढूंढते रहे। आपसे सोचा था आज शाम को आप आएंगे तो मिल जाएगा, हमको नहीं मिला। देखी होती बहुत सारे, तो ये इसको मॉडर्नीकरण कहते, पर्यायवाची नहीं कह पाते। ये जो निजीकरण करने जा रहे हैं, ये निजी को नहीं दे रहे हैं क्या? आप इनसे 1.6 लाख करोड़ लोगे आप, और उसको आप बोलोगे निजी नहीं दिया है, वो अपनी मनमानी नहीं करेगा, ये कौन मान सकता है? पाटिल साहब, मैं एक उपमा दे देता हूँ। मध्य प्रदेश में 2002-03 में जब सड़कों की हालत खराब हो गई थी, दिग्विजय सिंह जी ने क्या किया था? सड़कों को इसी ढंग से मोनेटाइज करके प्राइवेट ऑपरेटर्स को दिया, ताकि वो सड़कों को मेंटेन भी करें, गवर्नमेंट का उसमें फंड भी खर्चा ना हो, और लोगों के लिए वो सड़कें लोगों के लिए उपलब्ध भी रहें। टोल तो अभी वसूली जा रही है, नेशनल हाईवे में सब जगह टोल वसूली जा रही है। मुरैना का बस स्टैंड यही तो सरकार की गलती थी कि वो केवल टोल पे आके अटक गई। अरे भाई, एक आपने जब सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, तो उसके साथ की संलग्न भूमि का आप कैसे बेहतर उपयोग करें, उसका कमर्शियलाइजेशन करें, उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, उससे आमदनी खड़ी करें, उससे आमदनी खड़ी करें, ये प्रयास होना चाहिए। अब देखिए, मैं एक और बात कह रहा हूँ, मोदी जी जो बात कह रहे थे डिफरेंट तरह की अभी तक एक भी शब्द आपने ये नहीं बताया कि इस निजीकरण से फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा साहब कि मैंने बताया ना, कि अगर हमारे पास समझिए कि एक मकान है तो हम 2-3 मकान खड़ा कर सकते हैं उसी पैसे से आके आ जाके। एक बात बताइए आप, मोदी जी तो सीए हैं, देखिए मोदी जी सुनिए ना, नहीं, एक स्टेट बैंक एक स्कीम लाई थी कि आप किसी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले लीजिए, लाई थी, और वृद्धों के लिए भी लाई थी कि आज आप ले लीजिए, उसे पटाते बार में रहिएगा, नहीं तो नहीं भी पटा पाएंगे तो बैंकर क्या करेगा, वो मोदी जी को मालूम है। सुनिए ना, इसमें इंसॉल्वेंट हो गई थी सर, यही जो आप स्कीम बोल रहे हो ना, इस पे अमेरिका में सबसे बड़ा सब प्राइम क्राइसिस आया था। तो यही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि ये जो आपकी स्कीम है, ये वाहियात स्कीम है, आपका मिसमैनेजमेंट। क्या हो जाएगा? आप क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? नौकरियां खत्म हो रही है, अगली सरकारों को रेवेन्यू नहीं मिलेगा। चलिए बहुत सारी फेल हुई, क्या इंडस्ट्री सक्सेस नहीं हुई? अरे क्या आज हिंदुस्तान में अगर प्रॉपर्टी लोन लिया जाता है तो क्या वो, चलिए सर, क्या वो बात कर रहे हैं, उद्यमिता नहीं बढ़ी है? अकाउंटेबल, आप एक बात बताइए। मोदी जी, सर एक मिनट, मैं टैक्स देता हूँ, रोड खराब होती है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? आई एम रिस्पॉन्सिबल। सर एक सेकेंड, अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं कोई गलती करता हूँ, हेलमेट नहीं पहनता हूँ, तो मैं 200 रुपए का फाइन देता हूँ, आई एम एग्री ऑन दैट। बट अगर ये रोड पे गड्ढे हैं और गड्ढे अगर उसके कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? व्हाई नॉट गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल ऑन दैट? गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा कि हमारी विफलता है, ये जो सड़क पे गड्ढे हो रहे हैं, इसके लिए मैं रोड टैक्स दे रहा हूँ, उस रोड टैक्स के लिए क्यों किसी को अकाउंटेबल नहीं करते आप? चलिए एक मिनट, हम उधर निजीकरण करने से भोपाल में बैठे आप लोग आसपास हैं, तो बहुत सारे एक बार छत्तीसगढ़ भी चलते हैं, एक बार विकास जी आपके पास फिर आएंगे, फिर से एक बार हम प्रयास करेंगे कि आप जो बता रहे हैं उसको कैसे मैं समझ लूं, समझ में नहीं आ रहा, मैं प्रयास करूंगा। बाबूलाल जी ने कह दिया, बाबूलाल जी ने कह दिया कि साहब देश बेचने की बात थी, अब देश बिक रहा है। मैं तो आपके इस भ्रम को ही पहले तोड़ना चाहता हूँ। नहीं तोड़ पा रहे, आप इतनी देर से बोल रहे नहीं टूटते। आपने मन में अटका लिया है अगर किसी को इस्तेमाल के लिए चीज देना उन्नत रूप में, अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई होटल अगर होटल के रूप में डेवलप करके बेहतर आमदनी मुझे भी दे सकता है, वो भी कब आ रहा हूँ आपके पास। ये क्या गलत है क्या? ये क्या गलत है क्या? शर्मा जी होता है, एक मिनट विकास अधिकांश जगह देख रहे हैं। जी
चौधरी जी आपके पास आ रहे हैं शर्मा जी कि हाँ ये सवाल मुझे जो समझ में आया, जो इसमें मैं मनन करता रहा इतने दिनों से, मुझे थोड़ा बहुत जो समझ में आया, आप भी इसमें अपना प्रकाश डाल सकते हैं कि जैसे मिसमैनेजमेंट का जो शब्द आया है, और दूसरा जो हम लोग आज की डेट में खासकर मध्यम वर्गीय परिवार ये समझता है कि अगर मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है तो हम पूरी तरह सुरक्षित हो गए हैं, हमारा परिवार सुरक्षित हो गया है। ये जो बीएसएनएल हो, ये बहुत सारी चीजें हो, आप भी जानते हैं, मैं किसी भी, मेरा मंतव्य नहीं है किसी भी जो सरकारी मुलाजिम है, कर्मचारी है, उस पर किसी भी तरह का आरोप लगाना। अगर उसको बुरा लग रहा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन स्थिति यह है कि एस्टेब्लिशमेंट का खर्च जो एक मानक होता है 52, 54, 55%, वो बढ़ के 88, 87, 86%, लेकिन इफिशियंसी उतनी ही कम होती जाती है। आप भी जानते होंगे, सरकारी कार्यालयों में जाते हैं तो जहां 25-50 लोग हैं, 2-4 लोग काम करते हुए मिलते हैं, बाकी लोग या तो गप लड़ाते रहते हैं, या बाहर खड़े रहते हैं, या छुट्टी में रहते हैं, पूरी सुविधाएं लेते हैं। तो इसलिए तो नहीं ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है मामला, कि जब कोई, और आप ये भी जानते हैं निजी कंपनियों में किस तरह से काम लिया जाता है। तो इसमें ज्यादातर जो मैंने देखा है वो जो सरकारी कर्मचारी है, हाँ रोजगार जरूर खत्म हो जाएगा, सरकारी रोजगार खत्म होगा, रोजगार नहीं खत्म होगा, प्राइवेट रोजगार बढ़ेगा, उस समय काम करना पड़ेगा, जो मुझे लगता है। आपका क्या सोचना है विकास जी? उनका उत्तर आ जाए, हम आपके पक्ष की बात कर रहे हैं। इस बात से तो मैं सहमत हूं जो आपने कहा, मैं भी क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं जी कि ऐसी स्थितियां बनती हैं और बन रही हैं सरकारी नौकरियों में और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में। सुरक्षित महसूस करता है व्यक्ति अपने आप को, तो निश्चित रूप से अपने ढंग से काम करता है। फाइलें कैसे खिसकाई जाती है मंत्रालयों में, वो हमने अपने आंखों से बहुत बार देखी है। कैसे उस फाइल को आगे बढ़ाया जाता है, वो हमने उस पर ज्यादा ध्यान लोगों का रहता है, क्योंकि तनख्वाह तो पक्की है। और इस दृष्टिकोण से मैं सहमत हूं कि ऐसी स्थितियां हैं, लेकिन इनके कारण अगर आप उसका निजीकरण करने जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा मेरी दृष्टिकोण से ये सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम इसको ठीक करने में पूरी तरह से असफल हैं। असफल जब हैं, आपकी असफलता साफ साफ जाहिर हो रही है। और जिस तरह से देखिए, अनाज की मोनोपोली बनाने का जो प्रयास अभी किसानों के साथ हुआ है, अनाज के धंधे में मोनोपोली बन जाए, वैसे ही सभी क्षेत्रों में मोनोपोली करने की तैयारी जैसा महसूस हो रहा है जनता को। जनता के बीच इसी बात का डर समा गया है। अभी आपने जो बात कही नौकरी वाली, तो इस पर एक बात मैं बता रहा हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से समर्थक अभी सोशल मीडिया में एक बात चला रहे हैं, जिस आपकी बात से के समर्थन की बात है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका में 100 रुपए अगर एक आदमी कमाता है तो उसका 90 रुपया जो है वो सरकारी नौकरों को मिलता है, और जो अन्य देशों में है 100 का 100%। अमेरिका में तो 100 रुपए अगर समाज का एक आदमी कमाता है तो 100 रुपए नौकरियों में मिलता है, और हमारे देश में 100 रुपए अगर जनता को मिलता है, आम आदमी को मिलता है, तो 700 रुपए जो है वो सरकारी नौकरियों वालों को मिलता है। ये प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, तो मुझे तो ये डर ये पैदा हो गया, इसमें संदेश ऐसा दिख रहा है कहीं न कहीं ये कहीं इनकी नौकरियों की जो सीमा है, जो तनख्वाहें हैं, वो कहीं कम करने की तैयारियां तो नहीं है। ये भी एक भय मेरे मन में इन बातों को सोशल मीडिया में देखकर आ रहा है। और जहां तक देखिए देशवासियों को इस बात पर नजर रखनी पड़ेगी त्रिपाठी जी इस दौर में, कि कहीं ये जो निजीकरण हो रहा है इसमें विदेशियों का कहीं लंबी लीज न दे दी जाए। विदेशियों को अपने जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को विदेशियों को 99-90 साल की लीज पे न दे दिया जाए। इस पर देशवासियों को ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा बहुत परेशानियां आगे आने वाली है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा त्रिपाठी जी, जो मेरे समझ में आ रही है कि सरकार जब जनता के बारे में सोचना बंद कर देती है और सिर्फ अपने एजेंडे के बारे में सोचती है, तभी ये स्थिति आती है। मुनाफा देने वाली कंपनियों को अगर आप दे रहे हैं तो कारण तो जनता आपके सामने खोजेगी, आपसे पूछेगी, विपक्षी पार्टी तो खोजेगी ही खोजेगी। एक सोच ये भी होती है त्रिपाठी जी, जनता को इतना दबा दो कि वो सरकार उन्हें जो दे उसको वो बहुत लगे, जितना भी दे सरकार उसको इतना दब जाए जनता कि उसको जो भी दे सरकार उसको वो बहुत ज्यादा लगे, और देश की पूंजी 5-7 पूंजीपतियों के पास संचित करा दीजिए, सरकार की उम्र बहुत लंबी हो जाएगी। एक सोच है ये, कहीं न कहीं पुरातन वक्त में ये सोच काम करती थी राजाओं के द्वारा, तो इन राजाओं की शैली ये होती थी। और साफ साफ
मैं तो कह सकता हूँ कोई भी निजी क्षेत्र लेगा तो वो कोई छूट नहीं देगा। वरिष्ठ नागरिकों को छूट है वो खत्म हो जाएगी, पत्रकारों की छूट खत्म हो जाएगी, जो भी छूट पाने के अधिकारी लोग हैं उनको खत्म हो जाएगी, विकलांगों की छूट खत्म हो जाएगी। वो क्यों देगा छूट? वो तो पूरा भरपूर पैसा लेगा। आप कह रहे हैं 200-250 रुपए पार्किंग, वो चाहे जितना ले, आप कैसे उसको कैसे करेंगे बताइए? सरकार उनके साथ खड़ी होगी। ये बहुत सारी चीजें हैं, आप समझ लीजिए इस चीज को कि आने वाला समय बहुत खतरनाक स्थिति। हाँ, मैं मानता हूँ कि लाल चौक पर जन्माष्टमी का जुलूस 50-60 लोग निकाल लें, वो भी सेना की सुरक्षा में, ये उपलब्धि अगर आप गिनाना चाहते हैं तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ कि भाई बहुत बड़ी उपलब्धि है। 370 का आपने लगा दिया, जन्माष्टमी में जुलूस जो है लाल चौक में निकल गया, बहुत बड़ी बात हो गई सेना की सुरक्षा में। ये अगर कहना है तो भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पे सही जा रही है, अन्यथा जो है देश के हालात जो दिख रहे हैं वो ठीक नहीं लग रहे हैं। नौकरियों के हालात तो बहुत खराब होने वाले हैं। जी चौधरी साहब, आप एक मिनट जी आपके पास आ रहा हूँ मैं। चौधरी साहब, संक्षेप में आप कुछ कहना चाह रहे थे जब विकास जी कुछ कह रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रोड को निजीकरण देने के जो कुछ फायदे की बात कर रहे थे विकास जी, मैं बताना चाहूंगा कि रायपुर से सराईपाली जो है 150 किलोमीटर की दूरी है, वहां पर टोल टैक्स के रूप में 350 रुपए एक तरफ का लिया जाता है, मतलब 700 रुपए टोल टैक्स लिया जा रहा है, और जिसका फास्टैग नहीं है उसको 1400 रुपया टोल टैक्स देने पड़ रहे हैं। 2500 रुपए का पेट्रोल डला के एक मिडिल क्लास का आदमी जो है इस तरह यात्रा करेगा, तो इसका निजीकरण का क्या मतलब है? तात्पर्य यह है कि आप निजीकरण के नाम पर मिडिल क्लास के ऊपर जिस तरह का बोझ डाल रहे हैं, जिसकी पहले मैं चर्चा कर रहा था, और आप नोटबंदी किए, नोटबंदी से लेके जीएसटी किए, आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की, आपने जो है 20 लाख करोड़ का विशेष पैकेज दिया, आपने जो है आत्मनिर्भरता स्वच्छता अभियान की बात की, क्या रिजल्ट निकला? मतलब ये जुमलों की सरकार है, एजेंडों में काम करती है, और सरकार का उद्देश्य नहीं है लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। सरकार का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। शर्मा जी कह रहे थे कि आप बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को, आप एजुकेशन कहाँ है आपका? स्वास्थ्य कोरोना काल में किस तरह से महंगाई बढ़ गई, कोरोना की दवाइयों, इलाज से लेके हर चीज के लिए मिडिल क्लास किस तरह परेशान हो रहा है। तो आप जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कुल मिलाकर त्रिपाठी जी, सरकार की कोई आर्थिक सोच है ही नहीं। आपने आते ही योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग बना दिया। नीति आयोग की क्या उपलब्धियां हैं आप बताइए जरा। 7 साल में नीति आयोग की एक भी कोई अचीवमेंट बता दीजिए जिससे देश को लाभ हुआ हो। आप कुल मिलाकर जो है केवल एजेंडे में सरकार बनाने के लिए, सरकार गिराने के लिए काम कर रही है। कोई आर्थिक सोच नहीं है सरकार की, और ये जो है इस तरह चलता रहेगा तो आने वाले दिनों में बहुत दिक्कत पैदा होने वाली है। बिल्कुल। बिशन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर एक बार मोदी जी। मैं बिल्कुल संक्षेप में छोटी छोटी 3 बातें कहना चाहता हूँ। बिल्कुल संक्षेप में। पहली बात ये कि भारतीय हमारी जो सरकार है उसका 33 लाख करोड़ का बजट है, मतलब हमारा एक्सपेंडिचर खर्चा 33 लाख करोड़ का, लेकिन हमारी आमदनी अभी भी 19 लाख करोड़ की ही है। तो मतलब इतना जो आपका लॉस है उसको कवर करने के लिए आपको ये करना पड़ रहा है। ये सारी संपत्तियां केवल 1 साल के बजट घाटे को आप पाटने के लिए कर रहे हैं, इसके बाद आप क्या बेचेंगे। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ, ये आपने बहुत ठीक बात कही कि कई जगह सरकारी ऑफिसर्स में ऐसा होता है कि सरकारी कर्मचारी कई जगह अच्छा काम भी करते हैं, कई जगह अच्छा काम नहीं भी करते हैं। लेकिन ये जो एक ये ऑब्जर्वेशन है, कई जगह प्राइवेट सेक्टर का भी है। कई जगह आप जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको लोग लूडो खेलते मिल जाएंगे। लेकिन सरकारी नौकरियों से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आप सरकारी नौकरियों को ही खत्म कर दें, ये सबसे बड़ा फेलियर आपकी सरकार का है, जो ये वादा करके आए थे कि हम भ्रष्टाचार करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में मैं जानता हूं कई लोगों को जिन्होंने वादा किया था कि भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, ये वादा भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, शायद स्लिप ऑफ द टंग हो गया होगा। मैं केवल ये कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए थे, तो अगर आप भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार खत्म करिए, सरकारी नौकरियों से, सरकारी नौकरियों को मत खत्म कर दीजिए। प्राइवेट सेक्टर में भी कई हमें जैसे लोग होंगे जो जानते होंगे कि कैसे अगर आपको इंश्योरेंस का क्लेम पास कराना है प्राइवेट से तो कई बार वहां भी रिश्वत देनी पड़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन नौकरियों को भी खत्म कर दें और पूरे देश को घर बैठा दें और कहें कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। यदि आपको बेचना था तो कुछ आगे की पीढ़ियों के लिए बना करके जाते। कौन सी नई कंपनी है जो आपने बताई, कौन सा नया पीएसयू है जो आपने बनाया, कौन से रोजगार के साधन है सरकारी जो आपने बढ़ाए हैं। यदि आप ये करते तो आगे की सरकारों के लिए भी कुछ फसल होती काटने के लिए। सारी फसल एक साथ, सारी ये जो अंडे देने वाली मुर्गियों आप एक साथ इनको काटना चाहते हैं आगे की सरकारों के लिए, आगे की पीढ़ियों के लिए। आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। विकास जी, फिर मोदी जी आपके पास।
समापन किस बात पे बोल दूं साहब, आप एक आध बात बोलूंगा और मुझे क्लोज करा। कौन से विषय पे बोल दूं? बाबूलाल जी के, चौधरी जी के गलत आंकड़े पे बोल दूं? 90 करोड़ लोग मिडिल क्लास में आते हैं हमारे हिंदुस्तान के। जय हो चौधरी साहब, अगर ऐसा हो जाए तो फिर मोदी सरकार को इतनी मेहनत ही नहीं करना पड़ता। चलिए, बिल्कुल विकास जी, सबका मिला जुला मुझे लगता है कि चौधरी साहब ने जो एक आंकड़ा लगाया, उसको निकाल दीजिए। मैं 2-3 मिनट एकदम यूं हूँ। देखिए, मैं एक ही उदाहरण, भोपाल का हबीबगंज स्टेशन, और जिसके पार्किंग शुल्क से चिंता है, और एयरपोर्ट के जो विजिटर लॉन्च के 150 रुपए की टिकट की चिंता, जो एक भ्रम फैलाने का काम कर रही है कि मोनेटाइजेशन से गड़बड़ी होगी, उसे दूर करने का प्रयास करता हूं। देखिए, भोपाल हबीबगंज स्टेशन के ऊपर ही नहीं, सभी रेलवे स्टेशनों पे पार्किंग शुल्क बढ़ाया गया है। वो किस लिए बढ़ाया गया है? वो बढ़ाया गया है 2008 में एक नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आई थी, मनमोहन सिंह जी का वक्त था। उसमें क्या था लिखा हुआ? ये लिखा था कि स्टेशन के ऊपर पार्किंग सीमित संख्या में ही हो सकती है, उसे हमें डिस्करेज करना चाहिए और स्टेशन आने के लिए लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। 2014 में 3 रुपए का पार्किंग टिकट हमने खरीदा है, आज 50 रुपए पे आप लोग बेच रहे हैं। मैं पूरा वक्त दीजिएगा। जी विकास जी, मतलब कितनी हवा हवाई और कितना इसी से मैं दूर कर दे रहा हूँ। खरीदा है 2014 में, आपके यहाँ 50 रुपए का मिल रहा है। त्रिपाठी साहब, 2008 की नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की पार्किंग अध्याय पे आप चर्चा रखिएगा एक दिन। नंबर 1, तो मैं जो बात कह रहा हूँ कि सीमित संख्या में वो पार्किंग की व्यवस्था है। कल 50 गाड़ियां ही वहां पे स्टेशन पे रुकती थी, आज 150 गाड़ियां रुक रही हैं। यकीनन पैसेंजर ज्यादा आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग आए और प्राइवेट व्हीकल नहीं, पब्लिक व्हीकल से आए वहां पे। अच्छा, दूसरी बात, मोदी जी ने कहा साहब 50 रुपए टिकट है। अरे साहब, 10 मिनट तक पिक एंड ड्रॉप लेन में फ्री आप अपनी कार खड़ी कर सकते हैं, जो पहले नहीं होता था। 2014 के पहले नहीं होता था। मिनट में आप छोड़ नहीं होता था, पहले 1 घंटा था सर, पहले 1 घंटा था। आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। सर, मेरे को झूठ बोल के क्या मिलेगा? 1 घंटा कुछ नहीं मिलेगा। स्टूडियो में 11% और 4 हमें किसने कभी भी 1 घंटा गाड़ी खड़े करके अपना सामान निकाल कर अपने आयोजन को छोड़ करके वापस आके बैठ के चला आपको दर्शकों तक मोदी जी का ये वर्षन जाना कि 1 घंटे तक कोई पार्किंग शुल्क नहीं होता। पूरी दुनिया झूठ बोल रही है। आंकड़ा दे रहा है के सारे अखबार, सारे चैनल, एक चैनल छोड़ के गलत आंकड़े क्या सड़कों का रखने में और सहायक है। ये होता है। मैं जो बात कह रहा हूँ, ये मुहिम चलाई थी विकास जी, सारे अखबारों ने चलाई थी। क्या हबीबगंज रेलवे स्टेशन में गाड़ी खड़ना दुश्वार हो गया है। सारे बड़े बड़े फ्रंट में केस कटिंग। मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए आगे। अब इससे हमें ये नहीं करना कि वहां जो प्राइवेट ऑपरेटर प्ले कर रहा है उसे ज्यादा पार्किंग शुल्क मिले, वहां गाड़ियों की संख्या कम हो गई, बेहतर पार्किंग हो गई। तो ये देखिए, ये नीतियां हमें आज की सामयिक स्थितियों को देखते हुए बनानी है। और अगर सरकारें तय करेंगी और जन रुचि इसी में होगी कि पार्किंग शुल्क 5 रुपए हो, लेकिन हम गाड़ी वहीं लगाएंगे और वहां पे 1000-1500 गाड़ियां खड़ी हो सके, तो वैसी व्यवस्था बनाई जा सकती है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ना, ऐसी कोई नहीं है। ये इस मामले में नीति निर्माण का काम आज भी रेलवे विभाग के ही पास है। जो भी मोनेटाइजेशन स्कीम्स में जो प्रॉपर्टीज लाई जाएंगी, जो असेट्स लाए जाएंगे, उसमें गवर्नेंस का काम सरकार के पास होगा। गवर्नेंस फ्रेमिंग का काम सरकार को करना चाहिए, वो हमारा एक मुख्य पहलू है। बाहर हमें होना, बिजनेस करने में हमारी रुचि नहीं है। मोदी जी, मान लिया मोदी जी की गाड़ी तो 1 घंटा पार्किंग में निःशुल्क खड़ी होती था, हमारी तो कभी मान लिया। सारी बातें आ गई समझ में, विकास जी ने समझाया। अब आप थोड़ा सा बहुत संक्षेप में, मुश्किल से 1 लाइन में बताइए। आज वहाँ एक रोजगार कम नहीं हुआ हबीबगंज स्टेशन पे। असर क्या होगा? प्राइवेट प्लेयर ने रोजगार मान लिया भाई, स्वीकार कर लिया, बहुत अच्छी बेहतर सुविधाएं आई हैं, स्वीकार कर लिया। लेकिन मोदी जी, ये आने वाले समय में नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ेंगे प्राइवेट होने पे या घटेंगे? ये सरकारी नौकरी जो सुरक्षित नौकरी मेरा तो घटेगी। एक बहुत छोटा सा वो टिप्पणी है इस पे, जो आपने मेरे को अभी कहा कि प्राइवेटाइज होने से रोजगार बढ़ेंगे या घटेंगे, ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता सर। व्यापारी हमेशा व्यापार करना जानता है। व्यापार में अगर उसको मुनाफा होगा तो वो उस मुनाफे का 10% या 15% या 20% ही आगे पास ऑन करता है। तो सैलरी का रेशो भी उसी हिसाब से होगा। सरकार नहीं है सर जो अपने ऊपर बोझ लेके और आगे लॉस में भी कैरी ओवर करती जाए।
तो सरकार का बोझ किस पे ट्रांसफर होगा? जनता पे होगा या सरकार खुद कहीं से कुछ कर लेगी? सरकार तो खुद करते कुछ नहीं कर सकती। उसका जो भी पैसा है वो हम में वही दे रहा है। तो सर कहने का ये मतलब है कि आपको यही सब चीजें सुचारू रूप से करनी थी। जो मोनेटाइजेशन करना है आप ऐसा करिए, आपका मैनेजमेंट इस तरह से करिए कि जो आपकी अनयूटिलाइज असेट है उसको यूटिलाइज कीजिए। आप ऑलरेडी दूध देने वाली गाय को आप 10 रुपए को बेच में 50 रुपए लेना कहाँ की समझ? साहब बताइए ना, अंडर यूटिलाइज को क्या करें? अंडर यूटिलाइज को यूटिलाइज करिए, वहां से भ्रष्टाचार खत्म करिए, वहां सरकारी नौकरियां लोगों को दीजिए। ये मत बोलिए कि 2011-12 में कोल खदानों के साथ आप क्या करने गए थे? कोल खदानें आपने स्पेक्ट्रम के साथ आप क्या करने गए थे? में क्या गलत हुआ बताइए? 2008 में सब लोग बरी हो गए। अभी झूठ बोलना आप लोग छोड़ दीजिए। ये बताइए, देश नहीं बचने दूंगा बोलने वाले देश में बचा क्या है अब अगली सरकारों के बेचने के लिए या आपकी सोच की सरकार के बेचने के लिए? तो अलग बात है। नहीं हुआ ना, उस समय आप घोटाले आपको ये बताइए 30 से 50 सालों के लिए आप लोग इस देश को क्यों बेच रहे हैं? देश नहीं बिकने दूंगा बोलने वाले आज इस देश के हर एसेट को क्यों बेच रहे हैं? ये जवाब दे रहा हूँ। स्पेक्ट्रम की नीलामी क्यों करने का? स्पेक्ट्रम में कोई घोटाला नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कोई घोटाला नहीं हुआ, आप देश बेच रहे हैं। तो बहरहाल इस नीति में प्राइवेटाइजेशन का नाम नहीं है, लेकिन ये लगती प्राइवेटाइजेशन जैसी ही है। रेलवे, हाईवे, टेलीकॉम जैसे कई सेक्टर्स में निजी कंपनियों को भागीदारी देने की बात कही गई है। सरकार के मुताबिक एसेट मोनेटाइजेशन इसका नाम है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। हिंदी में इसका नाम सरकार ने क्या रखा है ये हमें खोजने पर भी नहीं मिला। वहीं इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके साहूकारी प्रथा से निजात दिलाई थी, लेकिन आज 2 दर्जन के करीब बैंक भी मोदी सरकार के कार्यकाल में बंद हो चुके हैं। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि अर्थव्यवस्था के लिए यह नीति घातक है। इससे भविष्य में न केवल आर्थिक संकट बढ़ेगा बल्कि बेरोजगारी की समस्या भी विकराल रूप से बढ़ेगी। खैर, निजीकरण के बाद आम जनता का क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में समाहित है, लेकिन आगे जो होगा देखा जाएगा। जनता मांगे जवाब देता ही। नमस्कार।